हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है लेखांकन समीकरण। क्लास 11th अकाउंटेंसी में जो चैप्टर हम आज देखेंगे वो है लेखांकन समीकरण। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेखांकन समीकरण किसी भी व्यापारिक या गैर व्यापारिक संस्था की संपत्ति और दायित्वों के योग को बराबर करने के लिए जिस गणितीय सूत्र का प्रयोग किया जाता है वो लेखांकन समीकरण कहलाता है। व्यापार में हम जिन वस्तुओं का व्यापार को चलाने के लिए उपयोग करते हैं, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जिन वस्तुओं पर व्यापार के स्वामित्व तो होता है, व्यापार का स्वामित्व होता है, वो वस्तुएं व्यापार की संपत्ति कहलाती हैं। संपत्तियों पर अधिकार को व्यापार की समता कहते हैं, इक्विटी। ये समता दो प्रकार की होती है। एक होती है स्वामी की समता और दूसरी होती है ऋणदाताओं की समता। स्वामी की समता को हम पूंजी कहते हैं और ऋणदाताओं की जो समता होती है उसको हम ऋण या दायित्व के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से जो हमारा लेखांकन समीकरण होता है, लेखांकन समीकरण हमारा इस प्रकार से बनता है: संपत्तियां बराबर दायित्व धन पूंजी। ये हमारा लेखांकन समीकरण बनता है। इसमें प्रत्येक लेन देन के बाद ये दोनों पक्ष हमेशा समान रहते हैं। चाहे हम सैकड़ों लेन देन करें, हजारों लेन देन करें, प्रत्येक लेन देन के बाद हम देखते हैं कि व्यापार की जितनी संपत्ति है उसके दायित्व और पूंजी की राशि मिलाकर संपत्तियों के बराबर ही होती है। और इसी को जब हम गणितीय रूप से प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम लेखांकन समीकरण कहते हैं। ये जो सूत्र है, ये सूत्र और दूसरे तरीके से भी हम यहां पर प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे पूंजी बराबर होता है संपत्तियां माइनस दायित्व। ठीक है, दायित्व बराबर होता है संपत्तियां माइनस पूंजी। तो ये अलग अलग प्रकार से है ना, हम इसकी गणना कर सकते हैं। अगर हमें पूंजी निकालना हो तो संपत्ति में दायित्व घटा देंगे, अगर दायित्व निकालना हो तो संपत्ति में पूंजी माइनस कर देंगे, और अगर संपत्ति निकालना हो तो दायित्व और पूंजी को जोड़ देंगे तो संपत्ति का मूल्य निकल जाता है। चलिए, आज हम आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझाते हुए लेखांकन समीकरण आपको बताते हैं। एक प्रश्न है, लेखांकन समीकरण बनाइए। पहला लेन देन है, कुणाल ने 2,50,000 रुपए नगद निवेश कर व्यापार प्रारंभ किया। कुणाल नाम का एक व्यापारी है, उसने 2.5 लाख रुपए अपने व्यापार में पूंजी के रूप में लगाया और व्यापार प्रारंभ किया। दूसरा लेन देन हुआ, नगद फर्नीचर खरीदा। ठीक है, कैश दिया और फर्नीचर खरीदा। तीसरा है नगद कमीशन का भुगतान किया। कमीशन का भुगतान जो है कैश के रूप में उसने किया। चौथा है उधार माल खरीदा। ठीक है, माल खरीदा लेकिन अभी पेमेंट उसका करना बाकी है, उधार है। और अंतिम है 20,000 रुपए मूल्य की वस्तुएं नगद बेची 26,000 रुपए में। ठीक है, अमाउंट भी दिया हुआ है। अब हम इस लेखांकन समीकरण का एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। फॉर्मेट किस तरह से बनता है वो देखिए। देखिए, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। पहला कॉलम इसमें होता है विवरण का। ठीक है, जो सौदे होंगे उन सौदों को हम इसमें लिखेंगे। ये संपत्ति बराबर दायित्व धन पूंजी, ऊपर हम लिखेंगे संपत्ति बराबर दायित्व धन पूंजी, और ये दो पार्ट में रहेगा। इसके बाद जितनी संपत्तियां इन लेन देनों में प्रयोग में लाई गई हैं
वो हम इधर लिखेंगे, और जो दायित्व और पूंजी प्रभावित हुआ है वो हम इधर लिखेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत आपको मालूम ही है, प्रत्येक सौदा दो पक्षों को प्रभावित करता है, जिसमें से एक पक्ष डेबिट होता है और दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। तो हर सौदे से दो पक्ष प्रभावित होते हैं, ठीक है। या तो वो दो संपत्तियां हो सकती हैं, एक संपत्ति एक दायित्व हो सकता है, या दो दायित्व प्रभावित हो सकते हैं। प्रत्येक सौदे से दो पक्ष प्रभावित होंगे। अब हम देखते हैं हमारा पहला सौदा। पहला सौदा है नगद से व्यापार प्रारंभ किया। यह हमारा पहला सौदा हो गया कि हम कैश से अपना व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं। दो खाते प्रभावित होते हैं, है ना। एक तो होता है रोकड़, व्यापार में रोकड़ आती है, मालिक जब पैसा लगाता है तो व्यापार में रोकड़ आती है। एक संपत्ति हमारी रोकड़ हो गई, रोकड़ संपत्ति है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, रोकड़ के बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है, कैश। फिर उसके साथ साथ पूंजी, दूसरा जो पक्ष प्रभावित हुआ वो है पूंजी। जितना पैसा व्यापारी रोकड़ के रूप में लगाएगा उतनी व्यापारी की पूंजी मानी जाएगी। तो इससे यहां पे देखिए हम लिखेंगे 2,50,000 रुपए है, तो रोकड़ के सामने लिखेंगे 2,50,000, इधर पूंजी के नीचे लिखेंगे 2,50,000 रुपए। अब फर्नीचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, माल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेनदार पे भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप लोग इसको कैसे जानेंगे, क्या क्या लिखना है? तो प्रश्न शुरू करने से पहले एक बार सारे जितने सौदे हैं उनको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। प्रत्येक सौदे दो खातों को प्रभावित करते हैं, उनको हम यहाँ छांट लेंगे। वो संपत्ति है तो संपत्ति साइड में, दायित्व है तो दायित्व साइड में उसका नाम लिख लेंगे। मैं आगे आपको बताते चलता हूं किस तरह से उसे हम जानेंगे। तो यह हमारा पहला सौदा हो गया, ठीक है। तो देखिए 25,000 रुपए रोकड़ है, संपत्ति है 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए रोकड़ हो गया, और इस साइड भी 2.5 लाख रुपए की पूंजी हो गई। तो दोनों पक्ष हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। तराजू के दोनों पलड़े बराबर हैं। अगला हम देखते हैं नगद फर्नीचर खरीदा, ठीक है। अब यहां देखिए क्या प्रभाव पड़ा होगा व्यापार पर इसका। जो 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए में से 35,000 रुपए के फर्नीचर खरीद लिए, तो क्या हुआ, पैसा कम हो गया, जाहिर सी बात है, ठीक। और पैसे के बदले में फर्नीचर प्राप्त हुआ। सेकंड सौदा हम लिख लेते हैं, नगद फर्नीचर खरीदा। अब यहां जो रोकड़ है, यहां कोष्टक में हम लिखेंगे, कोष्टक बना के माइनस जब भी होगा तो कोष्टक में करना है, उसको ब्रैकेट में करना है। 35,000 रुपए कैश में कमी आई, फर्नीचर में 35,000 रुपए बढ़ गए, ठीक। और अभी माल पर कोई अंतर नहीं आया है, और इस सौदे से इस तरफ दायित्व और पूंजी की ओर कोई अंतर नहीं आया। हमने पैसा दिया, बदले में संपत्ति हमें फर्नीचर के रूप में प्राप्त हुई। दोनों संपत्तियां हैं, एक में कमी हुई, दूसरे में वृद्धि हुई। तो इससे कोई प्रभाव हमारे समीकरण पर नहीं पड़ा दायित्व पक्ष में, ठीक है। संपत्ति की तरफ तो प्रभाव पड़ा, दायित्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहां हम लिख लेंगे नया समीकरण, ठीक है। यहां लाइन खींच लेंगे और लाइन खींचकर यहां नीचे लिखेंगे नया समीकरण। अब जो 2.5 लाख रुपए था वो बचा 2,15,000 रुपए, और ये 35,000 रुपए, जीरो। इधर भी ऐसे ही करते चलेंगे। अब 2.5 लाख रुपए में जीरो जोड़ेंगे तो 2.5 लाख रुपए ही रहेगा, ठीक है। हमने इसमें से इसे घटा दिया, जीरो में 35,000 जोड़े तो 35,000, जीरो का जीरो, और वहां भी सेम है। अब देखते हैं 2,15,000 और 35,000, 2.5 लाख रुपए हुआ। संपत्ति साइड में 2.5 लाख रुपए है और दायित्व साइड भी 2.5 लाख रुपए है। दो सौदे होने के बाद भी दोनों तरफ का अमाउंट बराबर है। दोनों तरफ का अमाउंट बराबर रहेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि व्यापार शुरू किया है उस दिन से लेकर व्यापार खत्म होगा, बंद होगा अगर सालों साल बाद, तब भी 2.5 लाख रुपए रहेगा, ये कहने का तात्पर्य नहीं है। समान रहेगा, जितना इधर रहेगा उतना ही उस साइड भी होगा, 2.5 लाख ही होगा, ये जरूरी नहीं। तीसरा सौदा हम देखते हैं। तीसरा सौदा है नगद कमीशन का भुगतान किया 2,000 रुपए। प्रश्न में जैसा लिखा है वैसे ही हमको उतारना है, ये बात नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं।
कमीशन नगद दिया। कमीशन नगद दिया, नगद दिया, जहां भी कैश का यूज होगा, रोकड़, तो वहां इसमें कमी या वृद्धि अवश्य होगी। ठीक है। फर्नीचर तो दिया नहीं, तो फर्नीचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। माल भी नहीं दिया, कैश दिए हैं, माल नहीं दिए, तो माल पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेनदार, हम तो पैसा दे दिए, तो उधार तो है नहीं, उधार में लेनदार की जरूरत पड़ेगी, ये भी नहीं आएगा। ठीक है। और पूंजी, पूंजी माइनस होगा। ठीक है, पूंजी माइनस होगा। कमीशन हमने दिया है, कमीशन हम दे रहे हैं, तो कमीशन हमारे लिए क्या है? व्यय है। व्यय से हमारी पूंजी कम होगी, आय या प्राप्ति से हमारी पूंजी बढ़ेगी। इसी तरह से लाभ और हानि में, हानि होने पे पूंजी में माइनस करेंगे और लाभ होने पर पूंजी में प्लस करेंगे। ठीक है। तो इस सौदे से एक तो कैश में कमी आई, 2000 रुपए हमने दे दिया तो पैसे 2000 रुपए कम हो गए, और इस साइड पूंजी हमारी घट गई। खर्च होता है, पूंजी कम हो जाती है। अब हमारा फिर यहां हम लाइन खींच लेंगे, यहां लिखेंगे नया समीकरण। यह हमारा नया समीकरण बन गया। 2,15,000 था, उसमें 2000 और कम हो गए, तो बचे 2,13,000 रुपए। इसमें कोई अंतर नहीं आया। 35,000 था, 35,000 ही रहेगा। जीरो प्लस माइनस जीरो है, तो सेम रहेगा। यहां पर कोई अंतर नहीं आएगा, यहां भी कोई अंतर नहीं है, और ये बच गया 2,48,000 रुपए। 2000 कम हो गए। अब हम चौथा अपना जो सौदा है, वो चौथा सौदा हम देख। चौथा हमारा सौदा है उधार माल खरीदा। उधार माल खरीदा। देखिए, उधार खरीदा है तो रोकड़ में कोई अंतर नहीं आएगा। हमारा जो कैश है वो अब प्रभाव नहीं होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फर्नीचर में भी कोई कमी वृद्धि नहीं हो रही है। हाँ, हम माल खरीद रहे हैं, तो ये जो हमारा माल का कॉलम है, इसमें हम 40,000 रुपए का खरीदे हैं, तो 40,000 प्लस हो गया, बढ़ गया। अब जिससे खरीदे हैं वो उधार खरीदे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? लेनदार कहलाएगा। जिस व्यक्ति से हम उधार माल खरीदते हैं या कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है? लेनदार हो जाता है। ठीक है। जिससे उधार खरीदते हैं वो हमारा लेनदार कहलाता है, और जिसे उधार बेचेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? देनदार कहलाएगा। देनदार संपत्ति होती है, लेनदार दायित्व होता है। तो उधार खरीदे हैं तो 40,000 की वस्तु हमें प्राप्त हुई, और 40,000 के हमारे लेनदार बढ़ गए। फिर नया समीकरण यहां लिखेंगे, नया समीकरण। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये जैसा था वैसे ही है, यहां भी कोई अंतर नहीं आया। यहां 40,000 बढ़ गए, यहां लेनदार में भी 40,000 की वृद्धि, और यहां भी कोई अंतर नहीं आया, तो सेम अमाउंट रहेगा। अंतिम जो हमारा लेन देन है वो है 20,000 रुपए की वस्तुएं नगद बेची 26,000 रुपए में। वस्तु की लागत थी 20,000, कीमत थी 20,000, हमने उसे बेचा है 26,000। लाभ हुआ या हानि? आप निकाल सकते हैं कि इस सौदे से व्यापारी को लाभ हुई या हानि। ठीक है। 20,000 रुपए का माल 26,000 रुपए में बेचा। जो नगद सौदे होते हैं उसके साथ नगद शब्द लगाना हर बार जरूरी नहीं है। अगर केवल खरीदा बेचा भी लिखा है तो भी उसको नगद मानेंगे। उधार रहता है, उसके साथ उधार शब्द लगता है, ठीक है, या व्यक्ति का नाम रहता है, लेकिन केवल खरीदा, माल बेचा, माल खरीदा, ये नगद कहलाता है। अब यहां पे देखिए, नगद बेचे हैं तो पैसे मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 26,000 रुपए मिलेंगे। तो 26,000 हम कैश में वृद्धि कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। फर्नीचर खरीदे बेचे नहीं है, तो फर्नीचर पे कोई अंतर नहीं आएगा। हाँ, माल को हमने बेच दिया, तो यहाँ देखिए प्लस तो रहेगा ही। ये जो प्लस का चिन्ह है ये हम लगाएंगे ही, और कोष्टक में माइनस कर देंगे। कितने का माल था? 20,000 रुपए का माल था, 26 का नहीं था। ये लागत मूल्य है, 40,000 लागत मूल्य है।
हम लागत मूल्य कितने का बेचे, 20,000 का। ठीक है, तो 20,000 लिखेंगे। अब यहां 0 क्योंकि उधार नहीं है, नगद है, तो लेनदार पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहां 26 है, यहां 20 है, पैसा मिला 26,000, लेकिन वस्तु हम बेचे कितना, 20,000 का। तो क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि, लाभ हुआ। ठीक है, लाभ हुआ, तो लाभ होने से क्या बताए थे कि पूंजी में वृद्धि होती है। जब भी लाभ होगा तो पूंजी बढ़ता है। 6,000 रुपए से हमारी पूंजी बढ़ेगी। फिर यहां हम लाइन खींच लेंगे और लाइन खींचकर ये हम बना देंगे नया समीकरण। हमारा नया समीकरण हो गया 2,39,000 रुपए हमारे रोकड़ की राशि हो गई, बढ़ गया 26,000 रुपए। फर्नीचर में कोई अंतर नहीं पड़ा, वो जैसा पहले था उतना ही है। माल 20,000 रुपए बचे क्योंकि 20,000 का हमने बेच दिया। ठीक है, इधर है 40,000 लेनदार के और 2,54,000 रुपए पूंजी के। अब हमारे सारे लेन देन यहां समाप्त हो गए, है ना। सारे लेन देन जब समाप्त हो जाते हैं तो हम यहां पर ऐसे 2 लाइन खींचकर इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहां पर दोनों साइड का टोटल करके ये आपका हो गया 2,94,000 रुपए। इस साइड है 35 और 20 55 और 2,39,000 रुपए। ठीक है, तो टोटल मिलाएंगे, जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 2,94,000 रुपए। मतलब संपत्ति और दायित्व प्लस पूंजी ये हर लेन देन के बाद एक समान रहता है, और इसी को प्रदर्शित करने के लिए ये जो हम आंकड़े तैयार किए हैं ये लेखांकन समीकरण कहलाता है। और भी बहुत सारे सौदे, जरूरी नहीं है कि जितना हम यहां बताए हैं इतने ही सौदे आएंगे, इसके अलावा और भी सौदे होते हैं, वो सौदे भी होंगे और उनसे भी ये लेखांकन समीकरण हमें तैयार करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि लेखांकन समीकरण अब आप अपने से बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी सौदे से संबंधित कोई डाउट है तो आप उसके लिए हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि उसका कैसे लेखांकन समीकरण बनेगा। उसे हम संपत्ति की ओर दिखाएंगे या दायित्व की ओर दिखाएंगे। जैसे आदत मजदूरी अगर आता है, ठीक है, ये आपके लिए एक काम है, एक होमवर्क है। आदत मजदूरी, ठीक है, देना बाकी है, आदत का मतलब होता है देना बाकी है। ऐसी मजदूरी जिसका पेमेंट अभी हम नहीं किए हैं वो इसमें से किधर आएगा, कहां कहां उसका प्रभाव पड़ेगा। उपार्जित ब्याज, अप्राप्त ब्याज जो अभी हमें मिला नहीं है, ऐसे बहुत सारे सौदे आएंगे। संपत्तियों पे ह्रास, ठीक है, ऐसे सौदे आएंगे। इन सौदों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे साझा करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए, ठीक है, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।